नमस्कार प्यारे बच्चों, आज से हम कक्षा 10 के लिए इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और साख प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुद्रा की। तो आधुनिक रूप में जो करेंसी कागज के नोट और सिक्के हैं वो मुद्रा के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। पहले के समय जो मुद्रा है वो धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के सिक्कों के रूप में भी होती थी। अब बात करते हैं साख की। तो भारत में कर्ज प्रदान हेतु साख के विभिन्न स्रोत हैं। साख के कौन कौन से स्रोत हैं? जैसे साहूकार हो गए, साहूकारों से लोग कर्ज लेते हैं, भूस्वामियों से कर्ज लेते हैं, कोई संस्थागत एजेंसी उनसे कर्ज लेते हैं, रिश्तेदार हो गए, सहकारी बैंक हो गए, व्यावसायिक बैंक हो गए, सरकार से भी लोग कर्ज लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? साख के स्रोत। अब लेसन को स्टार्ट करते हैं। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम, मतलब मुद्रा के माध्यम से हम क्या करते हैं? विनिमय, चीज़ों का लेन देन करते हैं। मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदे पहचान सकते हैं। क्या आप इनकी सूची बना सकते हैं? बहुत से लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही हैं। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। बेटा आप इसे इस तरह से समझ सकते हो, जैसे आप स्टेशनरी शॉप पे गए, आपने पैसे दिए, बदले में आपने स्टेशनरी का जो भी सामान था वो आपने ले लिया। यहाँ पे मुद्रा के बदले में आपको मिली वस्तुएं। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है और आपने रिक्शा लिया, अपने रिक्शा वाले को दे दिए पैसे। ठीक है, यहाँ मुद्रा के बदले में आपको सेवा मिली। क्या सेवा मिली? आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा दिया गया। तो इस तरह से जो मुद्रा है उससे वस्तुओं का और सेवाओं का लेन देन होता है। लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान ना हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। अर्थात इसमें जो है, जब कोई सामान या सेवा लेते हैं उस समय पैसे नहीं देते, बल्कि उसको बाद में उसकी पेमेंट करने का जो है प्रॉमिस करते हैं कि हम बस का बाद में पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक तरह से उधारी हो गई। क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। इसीलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए करता है। अब एक जूता निर्माता का उदाहरण देखिए। वह बाजार से जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है, तो जूता बनाने वाला पहले जूते के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा, फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा। जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए, यानी बिना पैसों का इस्तेमाल किए, जूते का सीधे गेहूं से विनिमय करता, मतलब सीधा उससे अदल बदल करता, किससे? गेहूं के साथ, तो उसे कितनी कठिनाई होती। उसे एक पहले गेहूं उगाने वाले एक ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो न केवल गेहूं को बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो। अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे की चीज़ खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो। तो इसे हम आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, वहीं वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो। अब बेटा ये जो चित्र है इसको ध्यान से देखो, इसमें 3 लोग हैं। एक है जूते बेचने वाला, एक गेहूं बेचने वाला और एक है बर्तन बेचने वाला। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जूते बेचने वाला है वो गेहूं वाले से कह रहा है कि मैं आपके गेहूं के बदले आपको जूते दूंगा, पर गेहूं वाला कहता है मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे तो कपड़े चाहिए। अब ये जो कुम्हार है इसको चाहिए जूते, लेकिन वो कहता है मेरे पास गेहूं नहीं है, क्योंकि ये जो जूते वाला है सिर्फ गेहूं के बदले में ही जूते देगा। तो बेटा आप देखोगे यहाँ पे क्या आवश्यकताओं का दोहरा संयोग नहीं है, यानी कि एक व्यक्ति जो बेचना चाहता है दूसरा व्यक्ति उसको खरीदना नहीं चाहता है। तो जब तक दोहरा संयोग नहीं होगा तब तक ये वस्तु का विनिमय नहीं कर पाएंगे, और ये बहुत ही परेशानी का विषय था। और मुद्रा ने इस परेशानी को बहुत आसानी से हल कर दिया, क्योंकि अगर इनकी सामान के बदले इनको पैसे मिलते तो पैसे से ये अपनी मनचाही वस्तु खरीद सकते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, यानी लेन देन होता है वस्तुओं का, वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशेषता है। यानी जब तक आवश्यकताओं का दोहरा संयोग नहीं होगा तब तक जो है वस्तु का विनिमय यानी लेन देन नहीं हो पाएगा। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ मुद्रा का प्रयोग होता है, यानी पैसों का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। फिर जूता निर्माता के लिए ज़रूरत नहीं रह जाती कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूते जो है खरीदे बल्कि साथ साथ उसको गेहूं भी बेचे। उसे सिर्फ अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है।
एक बार उसने जूते जो है मुद्रा में यानी पैसों में बदल लिए तो वह बाजार में गेहूं या अन्य कोई भी वस्तु खरीद सकता है, क्योंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, यानी कि ये इससे हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। मुद्रा को क्या कहते हैं? विनिमय का माध्यम। बेटा ये आपके लेसन 3 का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपने जाना मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में। अब अगले पार्ट में हम जानेंगे मुद्रा के आधुनिक रूप।